प्रिय छात्रों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य हरिहर शाह कॉलेज उदा के सुनकर पिछले वीडियो में किए गए वादे के मुताबिक आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ मांग विश्लेषण को लेकर। यहाँ हम लोग इस विश्लेषण में मांग क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके अपवाद क्या क्या हैं और मांग का संकुचन क्या होता है, मांग का विस्तार क्या होता है, मांग में वृद्धि और कमी ये क्या होते हैं और मांग का नियम क्या है और उसके अपवाद क्या हैं, इसी सब चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मांग क्या है। तो प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु के मांग से अभिप्राय वस्तु की वह मात्रा होती है जिसे उस कीमत पर प्रति समय इकाई खरीदा जाता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि यहाँ निश्चित कीमत और निश्चित समय महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी निश्चित कीमत पर, ठीक है, और प्रति समय इकाई खरीदा जाता है, तो उसको हम लोग उस वस्तु की उस निश्चित समय पर मांग कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो एक गौर करने वाली बात है कि मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकता, इसके बारे में आप लोग समझते होंगे इच्छा क्या है और आवश्यकता क्या है। तो किसी इच्छा और आवश्यकता को हम लोग मांग नहीं कह सकते। तो मांग किसी इच्छा और आवश्यकता को तभी कह पाएंगे जब वो एक प्रभावपूर्ण इच्छा का रूप लेगी। और प्रभावपूर्ण इच्छा का रूप कब लेगी? जब उस व्यक्ति के पास इच्छित वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होगा और उस साधन को व्यय करने के लिए उसके पास तत्परता होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मांग के लिए आवश्यक तत्व हैं वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु के क्रय हेतु साधनों की उपलब्धता और उन साधन को व्यय करने की तत्परता, निश्चित कीमत और समय। ये सब आवश्यक तत्व हैं किसी भी इच्छा को मांग का रूप लेने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मांग अनुसूची और मांग वक्र। क्या होता है मांग अनुसूची और कैसे खींचा जाता है उसके आधार पर मांग वक्र। तो मांग अनुसूची दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। तो व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है? तो वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है जिन्हें कोई उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदता है। ठीक है, विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता जिन जिन मात्राओं की किसी वस्तु की खरीद करता है और जब हम उसका एक टेबल बनाते हैं तो उसको हम लोग उस व्यक्ति की मांग अनुसूची बोलते हैं, उस वस्तु का। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक मांग अनुसूची अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमने उस अनुसूची में बनाया है कि रोटी की प्रति इकाई कीमत और उपभोक्ता की मांग। अभी हम लोग देख रहे होंगे कि रोटी की प्रति इकाई कीमत अगर 8 रुपये है तो उपभोक्ता उसकी मात्र 2 इकाई मांग करता है। लेकिन जब उसी की रोटी की कीमत घटकर 6 रुपये प्रति पीस हो जाती है तो उपभोक्ता का मांग 3 इकाई हो जाता है, मतलब वो 3 रोटी डिमांड करता है। फिर देखते हैं कि फिर घटता है, 4 होता है, तो फिर उपभोक्ता की मांग भी बढ़ जाती है और वो रोटी की इकाई की मांग 4 कर देता है। फिर अगर रोटी की प्रति इकाई कीमत घटकर 2 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता की मांग 6 इकाई रोटी की हो जाती है। फिर अगर घट के 1 रुपया होता है तो उपभोक्ता 8 इकाई का मांग करता है। इस प्रकार हम यहाँ एक संबंध देखते हैं कि जैसे जैसे रोटी की प्रति इकाई कीमत घटती गई वैसे वैसे उपभोक्ता की मांग बढ़ती गई। चलिए अब इसके आधार पर हम लोग मांग का वक्र ड्राइव कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि वो तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची थी और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों को जब हम एक जगह जोड़ लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाजार मांग अनुसूची। तो अब मांग वक्र की जहाँ तक बात है तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि
व्यक्तिगत मांग अनुसूची के आधार पर हमने बनाया है, जो आपने यहाँ पिछले क्या कहते हैं अनुसूची में देखा, पेज में देखा, ये वाला पोर्शन। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने ये मांग वक्र को यहाँ डेराइव किया है। आप देख रहे होइएगा कि यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या है, तो रोटी की मात्रा हम लोग रखे हैं, और वाई एक्सिस पर रोटी की कीमत हम लोगों ने लिया है, और सभी संयोग बिंदुओं को घेरा करके दिखाया है आप लोगों को, और फिर उसी बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दिया है। ठीक, अब जब इनको मिला दिया है तो एक बिंदु पथ बना है, और यही बिंदु पथ जो है उस व्यक्ति की मांग वक्र कहलाती है। समझ गए आप लोग? तो आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि मांग फलन क्या होता है। तो मांग फलन वस्तु की मांग एवं उसे प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले तत्व किसको? मांग को। तो क्या क्या तत्व किसी वस्तु के मांग को प्रभावित कर सकते हैं? सबसे पहले ये चीज़ विचारणीय है। तो किसी वस्तु के मांग को सबसे पहले तो उसकी कीमत प्रभावित करती है कि कीमत घटेगी तो वस्तु का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ेगी तो वस्तु का मांग क्या हो जाएगा। अगर उससे संबंधित कोई वस्तु होता है, जैसे कि स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु क्या होता है कि एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानापन्न वस्तु। जैसे चाय के बदले हम लोग कॉफ़ी कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। कॉफ़ी का अगर दाम बढ़ जाए तो कभी कभी हम लोग चाय पी लेंगे, या चाय नहीं मिला तो कॉफ़ी पी लेंगे। गुड़ कभी नहीं मिला तो हम लोग चीनी का प्रयोग कर लेंगे। ये सब चीज़ क्या होती है? इन लोगों ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानापन्न वस्तु। और साथ साथ आती है पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु क्या होती है? तो पूरक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो एक साथ, मतलब एक उद्देश्य के लिए साथ साथ डिमांड की जाती है। तो कोई एक काम है, जैसे हमको लिखना है, तो जब हम पेन की मांग करेंगे तो पेन के साथ साथ उस इंक का भी इस्तेमाल मांग करेंगे। और खेलना है तो बैट के साथ हम लोग बॉल का भी डिमांड करेंगे। जूता के साथ हम लोग पॉलिश का डिमांड करेंगे। मतलब उद्देश्य एक है लेकिन डिमांड हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। तो इन वस्तुओं को आपस में हम लोग पूरक वस्तु बोलते हैं। तो यही सब तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले तत्व क्या हो गई? कीमत हो गई, स्थानापन्न वस्तु का कीमत हो गया, पूरक वस्तु का कीमत हो गया, उपभोक्ता की आय हो गई। मतलब आय के बढ़ने और घटने का भी असर पड़ेगा उस उपभोक्ता की मांग पर। फिर उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, इन सब चीज़ों का भी असर पड़ेगा उपभोक्ता की मांग पर। तो रुचि, अगर मान लीजिए किसी को शराब पीने की है या आदत है, तो शराब की कीमत कितनी भी बढ़ जाए वो पिएगा ही। किसी को खैनी खाना है, कीमत कितनी भी बढ़ जाए, घट जाए, लेकिन वो खैनी जितना खाता है उतना खाएगा। तो ये भी। और दूसरी बात हुई फैशन। अगर फैशन में कोई चीज़ है और फैशन से आउटडेटेड फैशन का चीज़ का डिमांड नहीं होता है। जैसे कि एक समय था जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो बेल बटन पैंट का ज़माना हुआ करता था। तो उस समय फैशन में बेल बटन पैंट था, लेकिन आज के डेट में कोई बेल बटन पैंट नहीं पहनता है। तो ये चीज़ फैशन के हिसाब से भी वस्तुओं की मांग होती है। अगर फैशन किसी चीज़ का नहीं है, किसी वस्तु का, तो उस वस्तु का डिमांड नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो योग होता है, मतलब इन सब चीज़ों का जो संयुक्त प्रभाव किसी भी वस्तु के मांग पर पड़ता है, और उसी को फलनात्मक संबंध को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसी को हम लोग मांग फलन बोलते हैं। तो मांग फलन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। डिमांड ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स। यहाँ पी ऑफ एक्स क्या है? वस्तु एक्स की कीमत है, और पी ऑफ एस मतलब स्थानापन्न वस्तु की कीमत है, मतलब सब्स्टिट्यूटरी गुड्स की। पी ऑफ सी मतलब कम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब पूरक वस्तुओं की कीमतें हैं। वाई जो है आय है, और टी जो है उपभोक्ता की रुचि, आदत और फैशन है। चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग। ये पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु हम लोग देख चुके। अब आगे चलते हैं मांग के प्रकार पर। तो मांग कितने प्रकार की होती है? तो मांग 3 प्रकार की होती है। एक होती है कीमत मांग,
जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, उस मांग को हम लोग कीमत मांग ही कहते हैं। नॉर्मली हम लोग वहाँ पर क्या होता है कि संबंधित वस्तुएं जैसे पूरक वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, उपभोक्ता की आय है, रुचि, आदत, फैशन इत्यादि है, तो उन लोगों उस सब को हम लोग स्थिर मान लेते हैं और किसी वस्तु के डिमांड को उस वस्तु के कीमत के सापेक्ष ही हम देखते हैं। मतलब यहाँ डी ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, तो ये उस वस्तु की कीमत मांग होती है। दूसरा होता है आय मांग। आय मांग जो है उपभोक्ता के आय का फंक्शन होता है। मतलब कि वहाँ पर किसी वस्तु उस वस्तु का और उससे संबंधित वस्तुओं की कीमत को स्थिर मान लेते हैं, उपभोक्ता के रुचि को, आदत को, फैशन को, ये सब को हम लोग स्थिर मान लेते हैं। तो मतलब आय के संबंध में, आय के विभिन्न स्तरों पर जब हम किसी विशेष वस्तु के मांग को देखते हैं तो उसको हम लोग आय मांग कहते हैं। और इसी से व्युत्पन्न है आय प्रभाव। तो आय प्रभाव क्या है? तो मान लीजिए किसी भी उपभोक्ता की आय बढ़ी या घटी, तो आय बढ़ने और घटने से उस वस्तु के मांग में क्या परिवर्तन आ गया। मान लीजिए कीमत स्थिर रहता है, तो आय बढ़ने के साथ क्या होगा? अगर वस्तु सामान्य कैटेगरी की है तो आय बढ़ने के साथ वस्तु के मांग में थोड़ी वृद्धि होगी, और आय में कमी के साथ क्या होती है कि उसकी मांग भी घट जाती है। तो चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग प्रति मांग पर। प्रति मतलब क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड समझ रहे हैं आप लोग? ये जो है संबंधित वस्तुएं जो होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, उसका फंक्शन होती हैं। मतलब वहाँ पर जिस वस्तु की मांग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस वस्तु की कीमत को और उपभोक्ता की आय को और रुचि, आदत, फैशन आदि को हम लोग स्थिर मान लेते हैं, और केवल जो है हम लोग स्थानापन्न वस्तु मतलब संबंधित वस्तु जो भी है, जो स्थानापन्न हो या चाहे पूरक हो, तो उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन का असर हम लोग संबंधित मतलब जिस टारगेटेड वस्तु मतलब उस विशेष वस्तु पर देखते हैं, उस वस्तु के मांग पर को देखते हैं। तो ये होती है वस्तु की प्रति मांग। यहीं से प्रतिस्थापन प्रभाव का उद्भव होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए चाय का मूल्य बढ़ गया, तो चाय का उपभोग हम लोग घटाकर कॉफ़ी का उपभोग बढ़ा देते हैं। चाय का उपभोग घटाकर कॉफ़ी का उपभोग बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि चाय का मूल्य बढ़ गया, कॉफ़ी का मूल्य नहीं बढ़ा है, लेकिन उपभोग बढ़ गया किस चीज़ का? कॉफ़ी का। तो यही प्रभाव जो है प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि मांग का नियम क्या है। तो अन्य बातें सामान्य रहे तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अन्य बातें सामान्य रहे मतलब हम लोग क्या करते हैं कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, रुचि, आदत, फैशन आदि को मान लेते हैं। मतलब ये मान्यता है कि इसको स्थिर मान लिया जाए। ठीक है, तो यही बातें व्यक्त करती हैं कि अन्य बातें समान है। तो किसी वस्तु की कीमत मतलब सभी चीज़ों को हम लोग फिक्स मान लेते हैं। क्या चीज़ है? उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, रुचि, आदत, फैशन है। इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तब जो है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत और मांगी गई मात्रा में मतलब कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा तो उस वस्तु का मांग बढ़ेगा, इसका उल्टा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग मात्रा के सापेक्ष में कीमत को नहीं देखेंगे, हमेशा कीमत के सापेक्ष मात्रा को देखेंगे। समान वस्तु का मांग वक्र जो होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध का मुख्य कारण क्या है? दोनों के बीच तो ऋणात्मक संबंध है मांग के नियम के अनुसार, लेकिन उसका कारण क्या है? तो कारण है पहला तो आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, और पहला हमने लिखा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जब हम लोग उपयोगिता विश्लेषण को देखेंगे। तो मोटा मोटी इसके बारे में ये जान लीजिए कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं तो उस
वस्तु को और अधिक उपभोग करने की हमारी इच्छा जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। मान लीजिए कि कोई चीज़ आप खा रहे हैं, ठीक है, खाते जा रहे हैं, तो अगला यूनिट जैसे ही आप खाएंगे तो आपको उसको खरीदने की इच्छा जो है उस यूनिट को खाने के लिए कम होती जाएगी। एक समय ऐसा होगा कि आपका भूख शांत हो जाएगा और आप उस वस्तु को पैसा खर्च करके खरीदना कभी पसंद नहीं करेंगे। यही इसी तरह का नियम है, इसी को बोलते हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी यहाँ हम लोग देखेंगे कि संबंध का, ऋणात्मक संबंध का प्रमुख कारण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है और कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न आय प्रभाव है और कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतिस्थापन प्रभाव है। चलिए अब इस नियम के अपवाद को देखते हैं कि वैसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जहां पर मांग के नियम लागू नहीं होते हैं। तो मांग का नियम क्या है कि कीमत बढ़ेगा तो मांगी गई मात्रा घटेगी, कीमत घटेगा तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, यही मांग का नियम है। अब किन किन वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है तो वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला आता है गिफिन वस्तु। तो गिफिन वस्तु क्या होता है? तो गिफिन वस्तु कोई स्पेशल वस्तु नहीं है। एक अर्थशास्त्री थे रॉबर्ट गिफेन, सर रॉबर्ट गिफेन, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इन वस्तुओं पर ध्यान आकृष्ट किया था। इसी कारण ऐसे वस्तुओं को हम लोग गिफेन वस्तु बोलते हैं। या एक्चुअली हीन वस्तुएं हैं, निम्न वस्तुएं हैं जिसका ऋणात्मक आय प्रभाव जो है अधिक शक्तिशाली होता है, जिस कारण मांग का नियम इन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक गरीब परिवार है, निर्धन परिवार है और वो अपने आय का अधिकतम हिस्सा आटे के पर खर्च करता है, आटा पर, रोटी के लिए आटा पर खर्च करता है और कुछ हिस्सा अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। मान लीजिए कि आटे का मूल्य या कीमत बाज़ार में बढ़ जाता है। तो बाज़ार में जब आटे का कीमत बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसकी आय नहीं बढ़ रही, आय भी, मौद्रिक आय भी स्थिर है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर परिवर्तन क्या हो रहा है? तो आटे का मूल्य जो है वो बढ़ जा रहा है। अब चूँकि उस व्यक्ति की मौद्रिक आय तो स्थिर है तो वास्तविक आय उसकी घटी हुई उसको प्रतीत होगी। मतलब जितने रुपये में जितना आटा वो खरीद पा रहा था उतने रुपये में उस मात्रा में वो आटा अब बाज़ार से खरीद नहीं पाएगा। वैसे में उसको क्या करना होगा कि अपने व्यय को फिर से रीस्ट्रक्चर करना होगा, फिर से समायोजन करना होगा और वो क्या करेगा कि अन्य खर्चों से कुछ कटौती करके क्या करेगा? आटा खरीदने में व्यय करेगा। इससे क्या होगा? तो या तो आटा का जो मतलब डिमांड है वो या तो स्थिर बना रहेगा या नहीं तो बढ़ जाएगा। भले कीमत बढ़ी तो मांग तो घटनी चाहिए थी, लेकिन मांग घटी नहीं, या तो स्थिर रही या फिर कुछ बढ़ ही गई, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग, ऐसे हीन वस्तुओं को हम लोग गिफिन वस्तुएं कहते हैं और इसे ही हम गिफिन विरोधाभास कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी वस्तु की ओर, जो कि है स्टेटस सिंबल की वस्तु। कुछ वस्तुएं होती है जो स्टेटस सिंबल के रूप में यूज़ की जाती है, प्रयोग की जाती है, जिसे केवल लोग, धनी लोग अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। जैसे हीरा का डिमांड तब तक ही बना रहेगा जब तक कि वो महंगा होगा। हीरा जब सस्ता हो जाएगा, उसकी पहुंच सभी लोगों तक हो जाएगी, तो क्या होगा? उसका मांग, अगर वो सस्ता हो जाएगा तो उसका मांग होगा? नहीं होगा, वो तो एक पत्थर है ना, ठीक है। तो जब तक वो महंगा है तब तक ही उसका मांग है। तो ऐसी इसको श्रेष्ठ वस्तुओं के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटस सिंबल की वस्तुएं हैं, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरी वस्तु को, और जो है उच्च समूल्य वस्तु, मतलब इसको इंग्लिश में बोले तो हाईली प्राइस्ड, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप लोग घर में देखते होइएगा कि जैसे महिलाओं की वस्तुएं हैं, जैसे कि सौंदर्य से संबंधित प्रसाधन हुए, काजल हुआ
या क्या कहते हैं वो जो क्रीम लगाती हैं महिलाएं वो हुई, तो ये जितनी हाईली प्राइस्ड होते हैं, जो अधिक मूल्यवान जिसका मूल्य होता है उसका डिमांड मार्केट में अधिक होता है, जो सस्ती होती है उसका डिमांड अपेक्षाकृत कम होता है। तो ऐसी वस्तुओं पर भी ये मांग का नियम लागू नहीं होता, ये भी अपवाद होते हैं। चौथा होता है सट्टा से संबंधित वस्तुएं, जिसको हम लोग सट्टा के अंतर्गत रख सकते हैं। इसका एक उदाहरण के तौर पर, छोटा उदाहरण के तौर पर हम लोग शेयर को, किसी चीज़ के शेयर को ले सकते हैं जिसका दाम बढ़ रहा है। मान लीजिए कि उसका दाम आज बढ़ा तो उसको लोग आज खरीदा, वो अंकित मूल्य पर नहीं मिला, बढ़े हुए मूल्य पर मिला, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग उसको खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? कि भविष्य में और भी उसकी कीमत की बढ़ने की संभावना है, इसी कारण लोग उसे खरीद रहे हैं। मतलब भविष्य का जो आशंका है उसके आधार पर लोग उसको खरीद रहे हैं, मतलब कीमत बढ़ने पर उसको और अधिक खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है। तो ये 4 जगह हैं जहाँ मांग के नियम लागू नहीं होते, इनको हम लोग अपवाद में रखते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के मांग वक्र के बारे में। तो हम यहाँ अन्य चीज़ों को स्थिर मानते हुए, ठीक है, अन्य चीज़ें को स्थिर मानते हुए तो आप समझ गए क्या क्या चीज़ हम लोगों ने स्थिर मांगा। मतलब हम लोग यहाँ देख रहे हैं वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच संबंध। बाकी अन्य चीज़ें मतलब संबंधित वस्तुएं, रुचि, आदत, फैशन, आय, इस सब को हम लोग स्थिर मानते हुए यहाँ पर हम लोग विश्लेषण देख रहे हैं कि सामान्य वस्तु का मांग वक्र कैसा होगा। तो सामान्य वस्तु का मांग वक्र जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यही होगा। मतलब कि कीमत अगर मान लीजिए यहाँ कीमत अगर मान लीजिए यहाँ P है, तो ये Q मात्रा इसकी डिमांड की जाएगी। अगर P की कीमत बढ़ जाती है और बढ़कर P1 होती है तो मात्रा जो है, मांगी गई मात्रा, ये घट जाएगी, ठीक है, Q1 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य वस्तु का मांग वक्र में कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है। अगर इसी को हम उल्टा करके देखें तो अगर कीमत घटेगी तो मूल्य क्या, मांग की गई मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक। अब चलिए अगला ग्राफ हम लोग देखते हैं, स्थानापन्न वस्तु का देखते हैं। स्थानापन्न वस्तु में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर एक वस्तु लेंगे और वाई एक्सिस पर एक वस्तु लेंगे। तो किसी एक वस्तु का अगर मान लीजिए मूल्य बढ़ता है, जैसे एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ता है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो वाई वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। तब अब आगे चलते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं में क्या होगा, इसमें भी हम लोग एक एक्सिस पर एक वस्तु की कीमत लेंगे और दूसरे एक्सिस पर दूसरे संबंधित वस्तु की कीमत लेंगे। एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, वाई वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो एक्स वस्तु की मांग घट जाएगी, ठीक है। उसका उल्टा भी हम लोग इसी को हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम इधर मानते हैं तो ये इधर मुड़ जाएगा, ठीक। मतलब कीमत घटी वाई वस्तु की तो एक्स वस्तु की मांग बढ़ गई, ठीक। ये होगी पूरक वस्तुएं। अब आगे चलते हैं, मांग और आय के बीच संबंध हम लोग देखेंगे। तो मांग और आय के बीच संबंध को जो वक्र व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजिल वक्र बोलते हैं। तो आय के संबंध में जब हम देखेंगे तो क्या होगा कि आय बढ़ने से मांग बढ़ेगा सामान्य वस्तु के केस में, और गिफिन या हीन वस्तु के केस में आय बढ़ने से मांग घट जाएगा। चलिए हीन वस्तु का आय मांग वक्र जब हम खींचेंगे, यहाँ गौर कीजिएगा, ये आय मांग वक्र है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, उपभोक्ता की आय लेते हैं और वस्तु की मात्रा लेते हैं। कीमत मांग वक्र में क्या करते थे, इस बगल हम लोग कीमत लेते थे और इस बगल वस्तु की मात्रा लेते थे, लेकिन यहाँ हम कीमत नहीं लेकर के आय ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही देख रहे हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए आय जो है यहाँ है तो ये मात्रा मांगी जा रही है,
अगर हम आय बढ़ा देते हैं उपभोक्ता की तो मांगी गई मात्रा घट जा रही है। ठीक है, ये मात्रा हो जा रही है, पहले ये मात्रा थी अब वो घट जा रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं श्रेष्ठ वस्तु का आय मांग वक्र, जो सामान्य श्रेष्ठ वस्तु जिसको बोलते हैं। तो श्रेष्ठ वस्तु का आय मांग वक्र क्या होगा कि जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे मांग बढ़ेगा। ठीक है, ये देखिए आय यहाँ है तो इसका मांग यहाँ है, आय अगर बढ़ गया तो उसका मांग का मात्रा भी यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए अब अनिवार्य वस्तु के संबंध में आय मांग वक्र देखेंगे। तो अनिवार्य वस्तु क्या होता है, जैसे कि जो जीने के लिए आवश्यक चीज़ें, जैसे नमक को ले सकते हैं, खाने पीने के जो भी वस्तुएं हैं जो अनिवार्यतः लोग उपभोग करता है, उन वस्तुओं को अनिवार्य वस्तु कहा जाता है। तो इस पर हम देखेंगे कि अगर थोड़ा सा आय बढ़ता है तो एक हद तक मात्रा की डिमांड में हल्की वृद्धि होती है, लेकिन फिर जब आय में वृद्धि होती है, ठीक है, लेकिन फिर जब आय में वृद्धि हुई यहाँ, ठीक है, यहाँ से बढ़ के जब यहाँ आया तो थोड़ा सा हल्का सा वृद्धि हुआ। ठीक है, लेकिन फिर जब यहाँ से बढ़ के ऊपर बढ़ा तो फिर वापस मांग की रेखा जो है मुड़ गई और मांग की गई मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो अनिवार्य वस्तु का ये मांग वक्र है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे मांग का विस्तार और संकुचन में क्या अंतर है, और मांग में कमी और वृद्धि क्या होता है, मतलब ये दोनों में अंतर है या सेम चीज़ है। विस्तार संकुचन और वृद्धि कमी ये दोनों ये दोनों टर्म अलग अलग चीज़ है। तो संतुलन और विस्तार जो है एक ही मांग वक्र पर होता है। ठीक है, अगर कीमत के घटने बढ़ने से हम लोग एक ही मांग पर आगे पीछे होते हैं। ठीक है, कब अगर कीमत अगर बढ़ी, ठीक है, तो मांग जो है मान लीजिए यहाँ से घट के यहाँ आ गया, ये संकुचन हुआ। अगर कीमत घटी तो मांग जो है यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया, तो ये विस्तार है। मतलब एक ही मांग वक्र पर रहते हैं डीडी पर। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार या संकुचन बोलते हैं। और जब हम लोग दूसरे मांग वक्र पर शिफ्ट कर जाते हैं तब हम लोग उसको वृद्धि या कमी बोलते हैं। मान लीजिए ये पी है प्राइस, ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसी प्राइस पर किसी कारण से हम कर्व शिफ्ट हो जाते हैं, डी से DD1 पर चले आते हैं, इस कर्व पर चले आते हैं, तो मांग की मात्रा Q1 Q2 बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग मांग की वृद्धि बोलते हैं। और यहाँ दूसरे ग्राफ में देख सकते हैं, अगर हम लोग पहले DD पर थे, इस कर्व पर थे, और इससे घट के किसी कारणवश हम लोग यहाँ चले आए, D1 पर चले आए, और हमारी इसी प्राइस लेवल P पर जो है मांगी गई मात्रा Q से Q1 हो जा रही है। ठीक है, मतलब इधर घट जा रही है, तो इसको हम लोग मांग वक्र को शिफ्ट कर जा रहे हैं, तो इसको कमी बोलते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, कि इसमें हम लोगों ने जाना कि मांग क्या है, अपवाद क्या है, उसके विस्तार संकुचन क्या है, मांग में कमी वृद्धि क्या है, ठीक है, मांग का नियम क्या है, क्या उसके मान्यताएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज जाना। अगले वीडियो में मैं उपयोगिता विश्लेषण लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक दें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।